हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज हम राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 के फर्दर सेक्शंस को डील करेंगे। तो अब लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 5 को डील कर लिया था और अब हम सेक्शन 6 को डील करेंगे, धारा 6, जो कि बताती है नगर पालिका की संरचना के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, अब म्यूनसिपैलिटी को कहाँ डिफ़ाइन कर रखा है, तो वो डिफ़ाइन कर रखा है धारा 2 के अंतर्गत। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में म्यूनसिपैलिटी को डिफ़ाइन कर रखा है। धारा 2 उपधारा 42 में नगर पालिका को परिभाषा बता रखी है। तो यहाँ पर बता रखा है कि नगर पालिका ये समझी जाती है कि अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या उसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगर पालिका बोर्ड अभिप्रेत है। तो ये तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल बोर्ड ही इस एक्ट के शुरुआत में ये जो तीन बॉडी बनी है इसे ही म्यूनसिपैलिटी समझा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। आइए अब समझते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है, जो कहता है कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी के बारे में, नगर पालिका की संरचना के बारे में। तो म्यूनसिपैलिटी की सीट्स उन सेलेक्टेड लोगों को दी जाएगी जिन्हें चूज़ करने वाले लोग वार्ड से या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा किए गए हों। और जो नंबर ऑफ सीट्स होगी, जो स्थानों की संख्या होगी, वो राज्य सरकार राजपत्र द्वारा निर्धारित करेगा। एक क्लॉज में बता रखा है द फॉलोइंग शैल रिप्रेजेंट इन द म्यूनसिपल बोर्ड एंड म्यूनसिपल काउंसिल। तो नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद को प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से व्यक्ति होंगे। तो फर्स्ट के अंदर बता रखा है कि जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, राजस्थान विधानसभा का सदस्य होगा, वो भी कर सकता है। और दूसरे में बता रखा है कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला 3 व्यक्ति या नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों की संख्या का 10% जो भी कम हो, उन्हें राज्य सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचित द्वारा नाम निर्दिष्ट कर देगी। पर इसके बाद परंतु बता रखा है कि धारा 24 और धारा 35 में जो उपबंध है वो नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले या नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे। और सेकंड पॉइंट में बता रखा है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ भी कर सकती है उस मेंबर को किसी भी समय, एट एनी टाइम। और थर्ड पॉइंट में बता रखा है नॉमिनेटेड मेंबर जो मीटिंग्स होती है उनमें वोट नहीं कर सकता। जैसे ए क्लॉज में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के बारे में बता रखा था, वैसे ही बी क्लॉज में मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल के बारे में बता रखा है कि वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो प्रोवाइडेड बता रखा है उसमें बता रखा है कि जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो वोट कर सकते हैं म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल बोर्ड और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में। पर जो बी क्लॉज में हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स के बारे में बता रखा है, वो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिर्फ म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में ही वोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो प्रोवाइडेड फर्दर बता रखा है, परंतु एक और बता रखा है, तो उसमें बता रखा है कि जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे और हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स होंगे तो उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए या कोई प्रोसीडिंग में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो डिस्क्वालीफाई हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उपधारा 2 में बता रखा है कि नगर पालिका की स्थापना के पश्चात और प्रत्येक जनगणना के होने पर राज्य सरकार राजपत्र द्वारा नगर पालिका में स्थानों का अभिनिश्चय करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स होगी ईच सेंसस के बाद में अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2। और इसी के साथ प्रोवाइडेड बता रखा है कि जो सेंसस होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स होंगे, तो ये जो एग्जिस्टिंग म्यूनसिपैलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। सबसेक्शन 3 बताता है कि जब राज्य सरकार स्थानों का विनिश्चय करेगी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स करेगी, तो वो ये बताएगी कि कितनी जनरल सीट है, कितनी वुमेन के लिए रिजर्व्ड सीट है, कितनी एसटी के लिए सीट रिजर्व्ड है, कितनी एससी के लिए सीट रिजर्व्ड है, कितनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ऐसे पूरा प्रोपोर्शन में डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स होगा। और 4 सबसेक्शन में बता रखा है कि जो एसटी एससी के लिए सीट रिजर्व होगी तो वो उस एरिया में पूरी एसटी एससी की पॉपुलेशन को देखकर ही डिटरमाइन की जाएगी। अब धारा 5 पिछड़े वर्गों के आरक्षित स्थानों के प्रतिशत के बारे में बात करता है। इसी के साथ जो परंतुक है वो उसमें बता रखा है कि 21% से अधिक नहीं होगी पिछड़े वर्गों की आरक्षित स्थान। और इसमें परंतुक एक और बता रखा है जिसमें कि बता रखा है कि अगर एसटी एससी
की पॉपुलेशन मिला के 70 है या 70 जितनी है, तो एक सीट पिछड़े वर्ग की होगी, 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उपधारा 6 बताती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस ST SC के लिए सीट रिजर्व होगी, उसमें से आधा प्रोपोर्शन वुमेन के लिए रिजर्व होगा, महिला के लिए आरक्षित स्थान होगा। सबसेक्शन 7 कहता है कि सबसेक्शन 6 के रहते हुए भी 1/2 सीट वुमेन के लिए होगी। तो सबसेक्शन 6 में तो जो ST SC बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन है उनके लिए रिजर्व है, और सबसेक्शन 7 में जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए 1/2 सीट रिजर्व है। अब सबसेक्शन 8 में बता रखा है कि जो रिजर्वेशन हुआ है सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 5 में और सबसेक्शन 6 में, तो इन तीनों सबसेक्शन में, इन तीनों उपधाराओं में जो रिजर्वेशन हुआ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार ही होगी। अब आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 60 ईयर्स, कि 60 साल बाद रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सबसेक्शन 8 में बता रखा है। सबसेक्शन 9 कहता है कि म्यूनसिपैलिटी के लिए जितनी भी सीट्स को फिक्स किया गया, तो उन सभी सीट्स में, अब चाहे वो रिज़र्व हो या जनरल हो, सामान्य हो या आरक्षित हो, तो उनको डायरेक्ट इलेक्शन करवा के ही भरा जाएगा, और वार्ड की तरफ से, वार्ड के द्वारा ही डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएंगे और उन्हें फिल किया जाएगा। अब धारा 7 कहती है पदावधि के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। तो म्यूनसिपैलिटी का कितना टर्म होगा ये सेक्शन 7 कहती है। तो 5 साल के लिए म्यूनसिपैलिटी का पदावधि होगा, नगर पालिका का पदावधि होगा। और इसके उपधारा 2 में बता रखा है कि अगर समय काल से पहले कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है और उसकी जगह दूसरी कोई नगर पालिका काम करती है, तो उस नई नगर पालिका का उतना ही शेष समय वो अपना काम करेगी जितना कि पुरानी नगर पालिका काम करती। जिस टाइम पे इलेक्शन होने होते पुरानी वाली नगर पालिका के लिए, उतने ही वो नई नगर पालिका के लिए भी होगा नियम लागू। अब इसके स्पष्टीकरण में बता रखा है कि प्रथम बैठक जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो तब से मानी जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, कि जो धारा 8 कहती है म्यूनसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिक शासन का नगर पालिका में निहित होना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर म्यूनसिपैलिटी एक बार बन गई तो उसे उसकी गवर्नमेंट ही संभालेगी। और म्यूनसिपैलिटी कैसे बनती है, जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे कि म्यूनसिपल बोर्ड, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये 3 ही म्यूनसिपैलिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं। धारा 9 है वार्डों के विभाजन के बारे में। तो वार्ड कहाँ डिफाइन कर रखा है, धारा 2 में तो कर रखा है, पर किस उपधारा में परिभाषित कर रखा है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सेक्शन नंबर बताना है, और ये बताना है कि वार्ड को क्या डिफाइन कर रखा है वहाँ पर। अब हम आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। तो जो डिवीज़न ऑफ वार्ड होंगे वो जो म्यूनसिपैलिटी की सीट्स डिसाइड हुई थी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर, उस बेसिस पे डिसाइड होगी। और सब सेक्शन 2 बता रहा है कि जो वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस वार्ड की पॉपुलेशन को देखकर ही डिसाइड किया जाएगा कि कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसी वार्ड के। अब धारा 10 कहती है वार्डों के अवधारण के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स के बारे में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स कैसे होंगे, तो यहाँ पॉइंट्स बता रखे हैं, कुछ क्लॉजेस करके बता रखे हैं। तो फर्स्ट क्लॉज बताता है कि द वार्ड इनटू ईच म्यूनसिपैलिटी शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सिलेक्शन बी डिवाइडेड, कि इलेक्शन के लिए एक म्यूनसिपैलिटी के अंदर अलग अलग वार्ड बनाने पड़ेंगे। और बी में बता रखा है एक्सटेंट ऑफ ईच वार्ड, कि प्रत्येक वार्ड की एक सीमा होगी। तीसरे में बता रखा है नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में, कि जितनी ST SC के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, रिजर्व के लिए कितनी सीट्स होंगी, वो C क्लॉज में बता रखा है। D क्लॉज में बता रखा है नंबर ऑफ़ वार्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट, कि वुमेन कैंडिडेट के लिए कितने वार्ड होंगे। अब सब सेक्शन 2 में बता रखा है कि कितनी सीट रिजर्व होगी ST SC और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो और उन कास्ट में वुमेन के प्रोपोर्शन के लिए कितनी सीट रिजर्व होगी। सबसेक्शन 3 बताता है कि जो वार्ड होंगे उनकी डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज किस तरीके से होगी। तो उसका पहला बता रखा है ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्ट एरियाज, भौगोलिक रूप से सहज क्षेत्र होंगे। दूसरे में बता रखा है कि ST SC का जो ST SC का वार्ड होगा वो उस एरिया में दिया जाएगा जहाँ पे ST SC की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तीसरे में बता रखा है कि जो नंबरिंग होंगी उन वार्ड्स की वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरुआत करते हुए होगी। अब सबसेक्शन 4 में बता रखा है कि जो
ऑर्डर होगा वो गवर्नमेंट ड्राफ्ट करेगी सबसेक्शन 1 के अंदर और पब्लिश करेगी। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी मेंबर को ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो विथिन 7 डेज़ ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। और 5 क्लॉज में बता रखा है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया सबसेक्शन 4 के अंदर, उसे अगर ध्यान में लेगी सरकार और देखेगी कि अगर इसे संशोधन करना हो या कुछ परिवर्तन करना हो तो वो अपना कदम उठाएगी। अब धारा 7 कहती है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटी। तो यहाँ का कार्यभार, जितना भी निर्वाचन का कार्यभार होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही संभालेगी, राज्य निर्वाचन आयोग ही संभालेगा। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। उसके साथ अब सब सेक्शन बी में बता रखा है कि जो इलेक्शन होंगे म्यूनसिपैलिटी के वो 2 तरीके से होंगे। पहला कि जो धारा 7 में समय बता रखा है, समय काल बता रखा है, तो धारा 7 में जाके देखेंगे निर्वाचन से संबंधित जो समय बता रखा है वो 5 वर्ष बता रखे हैं कि विथिन 5 ईयर्स इलेक्शन हो जानी चाहिए। और सेकंड पॉइंट के अंदर बता रखा है कि अगर कोई नगर पालिका है, कोई म्यूनसिपैलिटी है, वो डिसॉल्व हो गई, विघटित हो गई, तो विथिन 6 मंथ 6 माह के भीतर ही इलेक्शन निर्वाचन कराए जाएंगे। अब इसके प्रोवाइडेड में बता रखा है कि अगर कोई म्यूनसिपैलिटी है और वो अपना रोल प्ले कर रही है टाइम एक्सपायर होने के बाद भी, पर वो 6 महीने के अंदर अंदर ही है, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने के भीतर फटाफट चुनाव कराई जाए, तो यहाँ उनको एग्जेम्प्टेड है। अब उपधारा 3 बताती है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रिकमेंडेशन लेगी, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की, मतलब जो चुनाव आयोग होगा, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार नियम बनाएगी। जो भी इस एक्ट के प्रावधान बनाने हैं या निर्वाचन से संबंधित या जो कोई भी कानून बनाने हैं, तो राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर नियम बनाएगी। अब उपधारा 4 कहती है कि जब नई म्यूनसिपैलिटी एस्टेब्लिश हो गई, एक नई नगरपालिका स्थापित हो गई, तो उसको एक जनरल इलेक्शन से, सामान्य जो निर्वाचन होते हैं उसी से लाया जाएगा म्यूनसिपैलिटी के रोल के लिए। सब सेक्शन 5 कहती है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसे अगर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएगी। अब सेक्शन 12 कहता है डेलीगेशन ऑफ फंक्शन टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, कि वो कब अपने फंक्शंस को किसी और को दे सकती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि डिप्टी इलेक्शन कमीशन को या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन को, तो इन 2 पर्सन्स को वो अपने पावर डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजन कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।